हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो एक बार प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्यूसेस पॉइंट पर। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेंस और नीट के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होती हैं या 11-12 में जो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के मिलते हैं उसमें कुछ मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग कहते हैं कि बेस है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो बेसिक आपको सीखना है। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी बिल्डिंग को अगर बनानी है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो नींव होगा, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं नींव, फाउंडेशन अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो उसके ऊपर जितने चाहे उतने फ्लोर बनाते चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो बच्चों आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में और सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ अलजेब्रिक जो क्लास 9th 10th और 11th की जो अलजेब्रा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला हम अलजेब्रा पर बात करेंगे बेसिक मैथ में। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं E+B का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये हमें पता है ना। मैं मानता हूँ बेसिक आपको पता होगा, बट हम ये मान के चलेंगे आपको ये भी नहीं आता। हम ये मान के चल रहे हैं आपको ये भी हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो। तो E+B का होल स्क्वायर ज़्यादातर यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो A²+B² +2AB ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है? ओके। और इसी प्रकार A-B का होल स्क्वायर अगर फैलाते हैं तो A²+B² -2AB होता है। बोलो होता है। और कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, A+B का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं A-B का होल स्क्वायर और +4AB। बोलो कैसे होगा ये भाई? A-B का होल स्क्वायर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर तो A² + B² -2AB, इसमें से +4AB जब माइनस करेंगे तो +2AB आएगा। फाइनली इसके बराबर ये मिल जाएगा। तो हम इतना बराबर इतना कह सकते हैं, है ना। तो इसका भी यूज होता है। और कहीं कहीं पर हम A-B का होल स्क्वायर अगर लिखना है तो यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर हो जाता है और यहाँ -4AB हो जाता है। तो ये जो फार्मूले हैं बहुत ही ज़्यादातर यूज में आता है। क्लियर है? और कभी कभी जो है हम लोग यूज करते हैं एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम? हाँ, बाइनोमियल थ्योरम। ये अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे अगर 1+x होल टू द पावर n लिखा हो, जिसमें x जो है यहाँ पे वो बहुत छोटा है किससे? 1 से। x बहुत छोटा है 1 से, तो 1+x होल टू द पावर n, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1+nx बच्चों लिख सकते हैं। तो ये है बेसिक अलजेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स जो 9th to 11th यूज होता है। ये अलजेब्रा की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादातर यूज इसका होता है। और कहीं कहीं पर हम ये भी यूज़ कर लेते हैं A+B × A-B। आप जानते होंगे A² -B²। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही यूज़ होता है। और ध्यान रहे बाइनोमियल थ्योरम ये हम तब यूज़ करेंगे
जब ये वाला टर्म 1 से बहुत छोटा हो तभी हम 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स। तो जब इतनी बातें दिमाग में रहेगी बच्चों ना, तो जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगी तो वो दिल से निकलेगा कि हाँ यार इसको तो हमने सीख रखा है, हाँ यहाँ पे ये ऐसा ही होना चाहिए। तो अपने आप वो दिल से निकल जाएगा और वो आप डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ करेंगे और आप अपने टीचर से पूछोगे भी नहीं सर हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, वो देखते ही फील आ जाएगा। कहते हैं ना इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादातर होता है मैथमेटिक्स में, मतलब फिजिक्स के कह लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें दो क्वांटिटी निकालनी होती है, उनका प्रोडक्ट दिया रहता है, तो उस टाइप में हम ये सब ज़्यादातर यूज़ करेंगे, खासकर वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करके बच्चों यहाँ तक नोट करें आप लोग। तो बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे ज्योमेट्री की तरफ। किधर? ज्योमेट्री की तरफ। तो ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए बढ़ते हैं ज्योमेट्री में कहाँ तक हम लोग पहुँच बना सकते हैं। ज्योमेट्री में ये बच्चे जो बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनकी मैथ्स बहुत ही वीक होती है और कुछ बच्चों की स्ट्रांग होती भी है तो भी वो यूज़ नहीं कर पाते एट अ टाइम, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री की मैं बात करूँगा, जैसे कोई ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। जब बात किया जाए बच्चों ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसकी बात करें? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो याद रखना ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादातर यूज होता है। अगर मैं ये साइड L मानता हूं तो ये भी L, ये भी L, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें सामने वाले साइड पर, तो ये जो है और ये इक्वल डिवाइड हो जाता है ना। और यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दें तो ये भी इक्वल डिवाइड करेगा, यहाँ से एक ड्रॉ कर दें ऐसे तो ये भी इक्वल डिवाइड करता है, और इसे बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। इसे हम सेंट्रॉयड को जी कहते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी अपना कंसंट्रेट करती है वो सेंट्रॉयड होता है। ठीक है, और जो ये साइड होता है, ये वाला साइड है ना, ये साइड और ये साइड, क्लियर, और ये वाला साइड, ये साइड कितना होगा? तो ये साइड याद रखना L/√3 होता है। कितना होता है? L/√3, L/√3 याद रखना बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये यूज़ करते हैं। L/3 मान लो कोई एक चार्ज यहाँ पर रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रखे, तो इसके बीच फोर्स हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो अगर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस कितना होता है ये पता करना पड़ता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, L/√3 यूज़ करते हैं ज़्यादातर तो हम लोग। ठीक है, कितना? L/√3 उसका यूज़ करके निकाल देते हैं। उसके बाद एरिया जब भी निकालना होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब ग्राफ की बात आती है बच्चों, किसकी बात आती है? ग्राफ की। तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं ट्रायंगल की, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना होता है, उससे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात कर लूँ, रेक्टेंगल, तो इस केस में हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। और कभी कभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है ना, जब ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होता है
तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रापेजियम कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ये दो साइड पैरेलल है, ये दो है एंटी, ये पैरेलल नहीं रहेंगे, कुछ इस तरह से लाइक दिस। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इनके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, बस पैरेलल है तो इनके बीच का, इनका सम लेकर के इनके बीच का जो है डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री वाले खेल खेलना पड़ता है और न्यूमेरिकल कभी कभी इस पर भी सॉल्व करना पड़ता है, बेसिकली ग्राफ वाले क्वेश्चंस, है ना। अब हम बात करेंगे इसमें, किसकी बात करेंगे, सिलेंडर की बात करते हैं। जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके जो है ना, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो। अब जैसे कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सिलेंडर का एरिया, कोई सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे कर्व्ड बात करते हैं, कर्व्ड एरिया। तो अगर इसकी रेडियस ये हम मानते हैं स्मॉल r है और ये हाइट जो है h है, तो 2πRh होता है ना, 2πRh। कोई स्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, यानी एरिया पहले बात करते हैं, स्फीयर का एरिया, ये सरफेस एरिया होता है 4π, इसका अगर रेडियस कैपिटल R मानते हो तो ये हो जाता है 4πr²। इसी का अगर वॉल्यूम निकालने के लिए पूछता है तो क्या करेंगे हम, 4/3πr³ ये कैलकुलेट करते हैं। तो यही था बच्चों, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिला करके बेसिक मैथमेटिक्स बहुत यूज होता है सबसे ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग कुछ सीखेंगे डिफरेंशिएशन, और कुछ सीखेंगे इंटीग्रेशन, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, है ना। मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो वही सीखना है हमें जो हमारे जेईई मेंस फिजिक्स में जो यूजफुल हो, वही सीखना है। और साइन कॉस की वैल्यू भी कुछ हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप यहां तक वीडियो स्टॉप करके इसको भी नोट कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बच्चों नोट कर लिया आपने। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, और एक टॉपिक इसी में छूट रहा है मेरा, जैसे कि पैराबोला जानते हैं ना, कर्ड पाथ। अगर पैराबोला कहीं पर दिया हो, है ना, पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पैराबोलिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होता है y² = 4ax होगा, या तो x² = 4ay होगा। मतलब जो इक्वेशन होगा ये x या y में होगा। अगर y की पावर 2 है तो x की पावर 1 होगा, और x की पावर 2 है तो y की पावर 1 होगा, क्योंकि ये 2D है। ये जो डायग्राम बनेगा वो 2D, मतलब एक प्लेन में डायग्राम बनेगा, ठीक है, बराबर। तो कहने का सेंस ये बच्चों, पैराबोलिक इक्वेशन हमें y² = 4ax और x² = 4ay, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखता है ना, जरूरी नहीं है कि बस यही इक्वेशन ही पैराबोलिक है। मतलब इक्वेशन x और y में होना चाहिए। अगर y की पावर 1 है तो x की पावर 2, और x की पावर 1 है तो y की पावर 2। क्लियर रहेगा? क्लियर है? ओके, यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हम टॉपिक ले चल रहे हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि साइन कॉस टैन, है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, लाल बटे का मतलब इंग्लिश मीडियम की बात करें अगर हम, जैसे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बेसिकली वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये अगर ये थीटा एंगल लेते हैं तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है ये,
आपका हाइपोटेनस होता है और ये होता है बेस होता है। तो साइन थीटा आपको पता होगा, कॉस थीटा पता होगा, सब सही है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ये सीखना है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये जानना है। तो ये दो सबसे ज़्यादा यूज होगा फिजिक्स में और कुछ नहीं। और दूसरा यूज होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यूज होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यूज होगा। और दूसरा यूज होगा कॉस 2 थीटा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 यूज होगा। और इसका एक फार्मूला और होता है बच्चों, याद है ना? याद है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। और एक और यूज होगा साइन a प्लस बी, जो होता है कितना, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। बस यही ज़्यादातर यूज होता है। क्लियर बच्चों? सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यही यूज होने वाला है। और साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितने भी है आपको ये सेल्फ याद रखना पड़ेगा। हर चीज़ हम लोग आपको पढ़ा नहीं सकती, मतलब हर चीज़ अगर पढ़ाएंगे तो मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं आपको, फिजिक्स नहीं पढ़ने देते हैं ना। क्या करोगे, फिजिक्स पढ़ के मैथमेटिक्स पहले सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कि डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना। साइन इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू याद रखना 1 होती है। किस एंगल के लिए? साइन 90 डिग्री के लिए, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? 1, बट ये कॉस 0 डिग्री के लिए होता है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बाकी और भी वैल्यूज़ आपको याद रखना है। तो इतनी बातें भी आप लोग नोट करिए और बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ और इंटीग्रेशन की तरफ। तो डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? कोई बड़ी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। एक बड़ी चीज़ है तो उसे हम क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। और इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है ना। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो यही होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में हम 2D वर्ड यूज़ करते हैं, स्मॉल d। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है x की पावर n, बहुत बड़ी क्वांटिटी है भाई, n टाइम्स है इसका। इसे छोटा करना है तो यहाँ d लगा दीजिए, और छोटा करना है तो dx, जो चीज़ ये है वही चीज़ यहाँ पर हो, है ना। तो क्या करेंगे? ये छोटा हो जाएगा। और ये इसका फार्मूला क्या बनता है? n जो है बगल में आता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ जो चीज़ हो वही चीज़ यहाँ पर भी हो, तभी पावर कहाँ आएगा? बगल में आएगा, x की पावर n-1 होगा। दूसरा dx, आप कोई कांस्टेंट दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। ओके, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अच्छा, dx ऑफ, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो साथ में x स्क्वायर दिया हो, अब क्या करेंगे? इस कंडीशन में c कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे, फिर dx ऑफ x स्क्वायर लिख देंगे। ये दोनों सेम चीज़ है तो हम ये फार्मूला यहाँ पे फिट कर देंगे। तो c इंटू 2 इंटू एक्स पावर 2-1 हो जाएगा। तो फाइनली 2c यहाँ x बचेगा। तो कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे। वहाँ पे वेलोसिटी, टाइम, बहुत सारी बातें दी रहेगी, है ना। अच्छा, एक और डिफरेंशिएशन dx ऑफ साइन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, याद रखना। और dx ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन x, क्लियर है। और dx ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x। बस यही 3, ये और मतलब 2 और 1, 3 ट्रिग्नोमेट्री है और इतने हैं डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना है। और साथ में ddx ऑफ log x, अगर log आ जाता है कहीं पे तो इसे हम 1/x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
1/x, यही है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन। और जो ये नीचे होता है इसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जो यहाँ पे नीचे लिखा है इसी के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होंगे और इसे आपको याद रखना है ना। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसको पढ़ते हुए हम लोग वीडियो को द एंड करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसे। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन पे, है ना बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। तो ऐसे ही सेलेक्टेड कुछ फार्मूले हैं जो कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो इन बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो इंटीग्रेशन सीखते हैं। ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं आयोटा। ग्रीक लेटर क्या है, ये आयोटा है। इंटीग्रेशन पढ़ते हैं बेसिकली। अगर ये x की पावर n लिखा हो साथ में dx लिखा हो, मतलब जो चीज़ यहाँ पे हो उसके साथ में d लगा हो, तो ये dx एक वर्ड है, ध्यान रखना, d इंटू ना पढ़ना, इसे dx पढ़ेंगे। तो x की पावर n dx हो, यहाँ और यहाँ कुछ ना लिखा हो, तो ये बराबर हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c लगा देते हैं। यहाँ c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है। चलिए, ये c तब लगाएंगे जब यहाँ और यहाँ कुछ ना हो, मतलब कोई लिमिट का जिक्र ना हो तो हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, और अगर लिमिट रहेगा बेटा तो कोई कांस्टेंट मत जोड़ना, ठीक है। तो ये फार्मूला बैठेगा, जो चीज़ यहाँ हो d के साथ में वही चीज़ यहाँ पे हो, तभी ये फार्मूला फिट होगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर इंटीग्रेशन लिखा हो sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और प्लस c लगा देते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx लिखा हो तो ये sin x हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे, ध्यान रहेगा ना। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर लिमिट लगा है, मान लो हम लेते हैं x³ dx, यहाँ लेते हैं 1 to 2, तो क्या करेंगे, अब देखो लिमिट लग गया है, तो पहले इसे हम x की पावर n dx वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, x की पावर 3+1/3+1 लिख देंगे ऐसे। ये कांस्टेंट है और ये है लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसको हम वेरिएबल के ऊपर बड़े ब्रैकेट में सजा के लिखेंगे 1, यहाँ 2, ये 1/4 हो जाएगा। अब प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 लिमिट 1 to 4। एक बार इसके प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी 1 to 2 है यहाँ पे, मिस्टेक कर दिया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। x क्या है, वेरिएबल है, तो पहले इसके प्लेस पे अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इसी के प्लेस पे हम ये लोअर लिमिट रखेंगे। ये रूल होता है। तो 1/4, यहाँ x के प्लेस पे पहले 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस अपने से लगाते हैं, फिर इसी x के प्लेस पे ये लोअर लिमिट रखेंगे और पावर 4 है तो 4 लगा देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो 2 के पावर 4 मतलब 16 होगा। क्या होगा, 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 1 के पावर 4 1, 16 - 1 15/4, ये आपका आंसर हो जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है, आपको अगर लिमिट यूज करना है, लिमिट दिया रहेगा तो उसी वेरिएबल को सॉल्व करेंगे फार्मूले से। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, ये रूल्स में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट साथ में दिया रहे यहाँ पे, तो कांस्टेंट को बाहर करके तब सॉल्व करेंगे, क्लियर ना। मान लो कि यहाँ y दिया होता, क्या दिया होता, y, तो y को बाहर कर लेते, या a दिया होता तो a को बाहर कर लेते। तो कहने के सेंस से सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में यही यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। x पावर n इसका यूज़ होगा, और दूसरी चीज़ कहीं पे साइन आएगा, कहीं पे तो कॉस आएगा, और कहीं लिमिट दिया रहेगा तो लिमिट हम इस तरह से सॉल्व
कर लेंगे, और लिमिट दिया रहेगा तो हम प्लस सी नहीं लगाएंगे, लिमिट नहीं दिया है तो हम प्लस सी जरूर लगाएंगे। तो यही है इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन। ये सबको आना चाहिए, चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो या मैथ्स का हो। तो वो 11th की भी पढ़ाई शुरुआत कर रहा हो बच्चा, 11th वाले या 12th के बच्चे हों या 12th ड्रॉपर बच्चे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है। और बच्चों इसको ध्यान रखना, इसका यूज़ हम फिजिक्स में करेंगे। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेई मेंस और नीट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जेई मेंस का वीडियो अलग बनाएंगे, नीट का वीडियो अलग बनाएंगे, ध्यान रखना सबकी सेपरेट वीडियो होगी। जेई मेंस में हम जेई मेंस वाले क्वेश्चंस डालेंगे और नीट में नीट वाले क्वेश्चंस को हम ही सॉल्व करेंगे। तो नीट में सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस क्या होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस का जेई मेंस में, और साथ में जेई मेंस में हम एडवांस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्या करेंगे आप लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। वीडियो स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं अब हम नए लेक्चर के साथ, जेई मेंस और नीट के वीडियो के साथ, नए सिलेबस के साथ पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।